नारी अपने अपमान को नहीं भूलती, तो मोदी जी जसोदा बेन जी का अपमान किसने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसी बिल्किस बानो को, जिनके बलात्कारियों को छुड़ा करके माला फूल पहना रहे थे, वो क्या भूलेगी क्या? वो नाव की वो बेटी भूलेगी क्या? हाथरस की वो बेटी भूलेगी क्या? या चिन्मयानंद जो अपनी शिष्या के साथ किए थे, वो शिष्या भूलेगी क्या? या आपके संसदीय क्षेत्र बीएचयू के अंदर भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारियों ने जो दक्षिण भारत की आईआईटी की बेटी के साथ किया, वो बेटी भूलेगी क्या? जो व्यक्ति अपने ही घर में, अपने ही संगठन में जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया हो, वो आज नारी बंधन की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात से मुख्यमंत्री हुए थे, उसके पहले जब विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, तो 3 बार चुनाव लड़ते हुए पत्नी के कालम में मेरी मां समान, मैं उनको इज्जत करता हूं, श्रीमती जसोदा बेन जी का नाम नहीं डाला। ये नारी बंधन की बात करेंगे। बनारस में जब लोकसभा का चुनाव लड़ने आए, तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने पत्नी के नाम में जसोदा बेन जी का नाम रखा। मत बात करिए। और महिला पे आप बात करोगे, तो कांग्रेस पार्टी जब आरएसएस का जन्म नहीं हुआ था, तो पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट हुई थी 1917 में। जब आरएसएस का जन्म होता है 1925 में, तो 1925 में दूसरी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुई? श्रीमती सरोजिनी नायडू। हमारी तीसरी और दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई कलकत्ते के अधिवेशन में, जिनका नाम था नेल्सी गुप्ता। आजादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी हुई। हमारी प्रेरणा स्रोत श्रीमती सोनिया गांधी रही। जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी बनी, एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दो कभी बनी हो आपके पास? आरएसएस ने कभी किसी एक महिला को अपना संघ प्रमुख बनाया हो? कि देश में पहली महिला कांग्रेस राष्ट्रपति बनाने का महिला कांग्रेस ने काम किया जब श्रीमती पाटिल को बनाया। देश में पहली लोकसभा अध्यक्षा बनाने का काम किसी ने किया, तो मीरा कुमार जी को करने का काम किया। देश में पहली बार महिला प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, तो कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में किया। अरे अब तो लाज शर्म रखिए। आप जब बिल ला रहे थे, जहां पूरे विपक्ष ने बुरी तरह उसको गिराया, तो मणिपुर में महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। 2 महिलाओं को आपकी सरकार है तो नंगे घुमाया गया महिलाओं को। वो महिलाएं भूलेंगी क्या? निश्चित है मोदी जी वो भूलेंगी नहीं। दिल्ली में आपके नाक के नीचे पहलवान बेटियों के साथ क्या बदसलूकी हुई थी? आप बोलने गए? नहीं बोलने गए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त पूरे देश में एक मामले को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, जो है महिला आरक्षण से जुड़ा बिल। हालांकि उसको जब आप जांच पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा कि 2023 में ही वो बिल पास हो गया था। उससे जुड़ा जो परिसीमन बिल डिलिमिटेशन जिसका नाम था, यानी 543 से बढ़ाकर 850 सीटें जो करने की बात थी, वो बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और कांग्रेस को पानी पी पी कर जो है बखान किया। कांग्रेस को कहा कि महिला विरोधी है, महिलाओं का भला नहीं चाहती है, तमाम तरह की बातें हुई। तो इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी पार्टी सचमुच महिला विरोधी है या कुछ और मामला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये जो मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसमें बहुत तमाम पार्टियों को, डीएमके से लेके सपा और कांग्रेस को, सबको जो है महिला विरोधी कहा कि भ्रूण हत्या हो गई, महिला हार गई। पहली बात कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एंटायर जो भाजपा के नेता कार्यकर्ता हैं, जनता के बीचों में आंख में धूल झोंकने का काम बंद करें। खासकर महिलाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी पे जो फप्तियां कसी जा रही हैं, धूल झोंक रहे हैं आंख में। बिल्कुल, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या किया है। एक भाजपाई से न हो तो आप मौका लगेगा, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी बनारस के सांसद हैं, आपको भी देखने को मौका मिल जाए, क्योंकि 12 सालों तो कभी पीसी की नहीं, हो सकता हो कर लें अब, तो पूछिएगा। पहली बात कि जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, तो कांग्रेस पार्टी जब आरएसएस का जन्म नहीं हुआ था, तो पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट हुई थी 1917 में, जब कलकत्ते का अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। वो एक विदेशी महिला थी। फिर भी मैं कह रहा हूँ दूसरी महिला के रूप में, वो भारत में नागरिकता उन्होंने ले ली थी, यहाँ की निवासी होकर के रहीं। आप जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो अध्यक्षा रहीं। उसके बाद जब आरएसएस का जन्म होता है 1925 में, तो 1925 में दूसरी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हुई? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और चीज़ बता दूं आरएसएस के लिए, कि 1933 में जब देश गुलाम था, तो हमारी तीसरी और दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई कलकत्ते के अधिवेशन में, जिनका नाम था नेल्सी सेन गुप्ता। आज़ादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी हुई। हमारी प्रेरणा स्रोत श्रीमती सोनिया गांधी रहीं। तो आज सवाल ये है नरेंद्र मोदी जी कि जनसंघ से लेकर के
भारतीय जनता पार्टी बनी, एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दो कभी बनी हो आपके पास? आरएसएस ने कभी किसी एक महिला को अपना संघ प्रमुख बनाया हो, किसी दलित को बनाया हो? तो ये जवाब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर कह रहा हूँ कि देश में पहली महिला पहली राष्ट्रपति बनाने का महिला कांग्रेस ने काम किया जब श्रीमती पाटिल को बनाया। देश में पहली लोकसभा अध्यक्षा बनाने का काम किसी ने किया तो मीरा कुमार जी को करने का काम किया। देश में पहली बार महिला प्रधानमंत्री के रूप में काम किया तो कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में किया। आप और छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपने को साकार करते हुए जो पंचायतों में महिलाओं को जो भागीदारी दी नरसिंह राव की सरकार में, जिसकी देन है कि आज 15 लाख महिलाएं वहाँ आती हैं। तब आप विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे। और उसके बाद भी बता दूं कि जब लगातार राहुल गांधी जी की बात आती है उस पर चर्चा कर लूँ। 2018 में पत्र लिखा था कि आप 2011 के सेंसस के आधार पे महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करिए। फिर क्यों परिसीमन बिल लागू नहीं होने? इसी पे आना चाह रहा हूँ कि नारी वंदन अधिनियम लाते हैं, बाजे गाजे के साथ ये लाते हैं, और फिर सारे विपक्ष के सारे दल ने मिलकर के ढोल मजीरा बजाते हुए 452 के सर्वसम्मति से उसको पारित किया। तो वो तो सितंबर 2023 में ही पास हो गया था। महिला आरक्षण बिल जो है या नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कह रहे हैं। समस्या ये है कि जो व्यक्ति अपने ही घर में, अपने ही संगठन में जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया हो, वो आज नारी बंधन की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात से मुख्यमंत्री हुए थे, उसके पहले जब विधानसभा का चुनाव लड़ते थे तो 3 बार चुनाव लड़ते हुए पत्नी के कालम में मेरी माँ समान मैं उनको इज्जत करता हूँ, श्रीमती जसोदाबेन जी का नाम नहीं डाला। ये नारी बंधन की बात करेंगे। बनारस में जब लोकसभा का चुनाव लड़ने आए तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने पत्नी के नाम में जसोदाबेन जी का नाम रखा। मत बात करिए। और महिला पे आप बात करोगे, खैर नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के नाम संबोधन में आते हैं, 58 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं, और 58 बार कांग्रेस का नाम लेते लेते बार बार कई जो उनके डायलॉग थे, कहे कि नारी अपने अपमान को नहीं भूलती। तो मोदी जी जसोदाबेन जी का अपमान किसने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसी बिल्किस बानो को, जिनके बलात्कारियों को छुड़ा करके माला फूल पहना रहे थे, वो क्या भूलेगी क्या? वो नाव की वो बेटी भूलेगी क्या? हाथरस की वो बेटी भूलेगी क्या? या चिन्मयानंद जो अपनी शिष्या के साथ किए थे वो शिष्या भूलेगी क्या? या आपके संसदीय क्षेत्र बीएचयू के अंदर भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारियों ने जो दक्षिण भारत की आईआईटी की बेटी के साथ किया, वो बेटी भूलेगी क्या? अरे अब तो लाज शर्म रखिए। आप जब बिल ला रहे थे जहाँ पूरे विपक्ष ने बुरी तरह उसको गिराया, तो मणिपुर में महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी। 2 महिलाओं को आपकी सरकार है तो नंगे घुमाया गया महिलाओं को। वो महिलाएं भूलेंगी क्या? निश्चित है मोदी जी वो भूलेंगी नहीं। और इस समय चुनाव है तमिलनाडु का, चुनाव है पश्चिम बंगाल का, वहाँ की भी महिलाएं नहीं भूलेंगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि नारी वंदन के नाम पे जो स्तुति गान प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुझे लगता है ये स्वांग है। अपने आप में देखना चाहिए कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया। दिल्ली में आपके नाक के नीचे पहलवान बेटियों के साथ क्या बदसलूकी हुई थी, आप बोलने गए? नहीं बोलने गए। तो आज इस तरह से जो ढोंग रचा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने, पूरे विपक्ष ने उनके उस षड्यंत्र को पकड़ लिया। और षड्यंत्र मैं इसको साबित करके बताऊंगा कि उस षड्यंत्र को इसलिए पकड़ा क्योंकि आप यहाँ पे डीलिमिटेशन बिल ला रहे थे। क्योंकि जो आप बिल पूरी संसद ने जनवरी 2023 में पास किया था, वो तो 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ गया महिला बिल का, नारी शक्ति वंदन का। तो आप और बड़े बड़े पोस्टर इनके लगे हुए हैं शहरों में हर जगह कि हम नारी अधिकार लेके रहेंगे। अरे साहब लेके नहीं रहेंगे, पूरे संसद ने सर्वसम्मति से दे दिया सितंबर 2023 में। और 16 अप्रैल को जब आप अभी विशेष सत्र करा रहे थे उसका नोटिफिकेशन भी आ गया। झूठ बोलते हो, जनता की आंखों में धूल, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो परिसीमन से क्या दिक्कत थी? परिसीमन की इसलिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये जनता के सामने जाना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ को राहुल गांधी जी अच्छी तरह समझ रहे थे, खड़गे जी समझ रहे थे, पूरा विपक्ष समझ रहा था। इसीलिए कहा कि साहब आपकी नीयत अगर साफ है महिलाओं को 33% आरक्षण देने की, तो 24 के लोकसभा में दे दीजिए, 543 दे दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने और भी राज्यों के चुनाव अभी से दे दीजिए, और अगले जो लोकसभा उसी में दे दीजिए।
देना नहीं है, क्योंकि 543 में देने लगेंगे तो इनके कितने भाजपा के लोग चले जाएंगे। अब ये एक नया सपना बुना, 815 लाएंगे। 815 कहाँ से आ गया सपना? सपना आया था भाई जब डीलिमिटेशन की बात हम यहाँ पे इसलिए आप छुपा के लाए क्योंकि 23 में आप ही ने कहा कि पहले सेंसस होगा फिर डीलिमिटेशन होगा। एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि किसी क्षेत्र में अगर 2000 लोग रहते हैं और 2 कोटे की दुकानें हैं राशन की, और वहाँ पे पता चला जब कुछ लोग बढ़ जाते हैं और वहाँ पे वो राशन बांटने में दिक्कत आती है तो सरकार ही तो सर्वे कराती है, नहीं कहती नहीं साहब आप 2 कोटे की दुकान नहीं 4 कोटे की दुकानों से यहाँ पे राशन बट पाएगा। सीधा सा फार्मूला वही है कि आप सेंसस कराते, उसके आधार पे, क्योंकि उसमें जाति जनगणना जुड़ी थी, इसके द्वारा ओबीसी का, पिछड़ी वर्ग की महिलाओं का SC ST कानून हो रहा था, माइनॉरिटी कानून हो रहा था, ये भी तो छिपा हुआ था। इस पूरे इनके षड्यंत्र को कांग्रेस पार्टी एंटायर विपक्ष ने पकड़ लिया। 2011 के सेंसस पर तो राजी थे कि उसी आधार पर कर लेंगे, तो क्यों नहीं करते? वो तो राहुल गांधी जी ने ही कहा कि लाइए। समस्या ये है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व ये देना ही नहीं चाहते। इनका लक्ष्य ये था कि जो डीलिमिटेशन का लक्ष्य ये था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए डीलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में किया, डीलिमिटेशन जिस तरह से आसाम में किया कि आसाम में किसी लोकसभा में 9 लाख लोग हैं मतदाता और किसी में 14 लाख हो जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वहाँ पे डीलिमिटेशन की तरह बाउंड्रीज इस तरह से सेट की कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के और उनके ही लोग ही जीत के आ जाए। तो कल को ये ऐसा कर देंगे कि जो आप 815 सीटें ला रहे हैं तो 500 सीटें ऐसी बनाएंगे कि जहां भाजपा सहयोगी दल जीत जाए। उसमें मुख्य बात ये भी थी कि नॉर्थ वर्सेस साउथ का मामला था कि नॉर्थ में ज़्यादा सीटें बढ़ जा रही हैं, साउथ में कम बढ़ जा रही है, तो ताकत जो है साउथ को कम मिल रही है। देखिए कम से कम इन भाजपाइयों को, अपने नेता को भी तो सोचना चाहिए। ये मामला आया था जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, तब भी मामला आया था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं, ये जनसंख्या के आधार पर अगर हम बांटने लगेंगे सीटों को तो ये जो है अन्याय नहीं होगा, ये गलत है। हमें बराबरी का अधिकार देना है दक्षिण को भी, और यही काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था जब 71 में इस चीज़ को करा करके जहाँ 543 सीटें आई तो इंदिरा जी ने भी कहा कि हम बैलेंस बना के रखना चाहते हैं कि दक्षिण के राज्यों को न लगे कि उत्तर भारत में लोग सीटें ज़्यादा हैं, इसलिए बैलेंस की बात करती थी। और तब श्रीमती गांधी ने 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया और इसी चीज़ को अच्छा समझते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 साल के लिए आगे बढ़ा दिया, तो जाके 2025 में आया और ये काम कर रहे हैं कि दक्षिण भारत को अलग थलग करना चाहते हैं। पूरे दक्षिण भारत में 16 तारीख को हर घर पे काला झंडा फहराया क्या? तमिलनाडु की जनता जवाब देगी इनको, वहाँ चुनाव होना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह जी से। इनकी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।